डीआरसी सेविंग से सीधे उसके लायबिलिटी रजिस्टर में पोस्ट करो और उससे रिकवरी कर लो। तो यहां देखिए, एक तरफ तो वहां रिकवरी का दिया हुआ है कि आप सप्लायर से रिकवरी कर सकते हैं, और एक तरफ ये दिया हुआ है कि रेसिपिएंट को आईटीसी नहीं मिले। तो यहां जब 41 को हम पढ़ते हैं, सेक्शन 41 को, कि सप्लायर ने अगर वो पे कर दिया है तो रेसिपिएंट को आईटीसी मिल सकती है, रिक्लेम कर सकता है। तो खंडेलवाल जी, अगर अधिकारी ने सप्लायर से वसूल लिया डिफरेंस, तो रेसिपिएंट को उसका आईटीसी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सर मिलना तो चाहिए, पर मिलेगा कैसे? मान लीजिए उसने डीआरसी 03 से पे किया, 75 12 को ध्यान में रखते हैं। उसी बात को कह रहे हैं, उसी बात को कह रहे हैं कि जो उसने वसूल किया, वो चाहे डीआरसी 3 से वसूल किया हो, चाहे डीआरसी 7 जारी करके वसूल किया हो। यहां एक बार जब आईटीसी मना हो गई कि भाई आईटीसी रेसिपिएंट को नहीं मिलेगी, तो ये देखना पड़ेगा कि कैसे पता लगेगा कि सप्लायर का ये टैक्स पे हो गया। सप्लायर जो बाद में टैक्स पे करता है उसके लिए भी लिमिट नहीं है, वो भी कभी पे कर सकता है। वहां भी जब वो पे करेगा तो जरूरी नहीं है वो 3B से पे करेगा, वहां भी डीआरसी 3 से पे कर सकता है। और 2B में तो सर उसके पहले ही आ रहा था। हाँ, और 2B में पहले ही आ रहा था। इधर अगर उसको पता लग गया डीआरसी 03 से पे कर दिया तो वो क्रेडिट ले लेगा, जो सबसेक्शन 2 कहता है 41 का। मैं यही कह रहा हूँ, उसका और कोई तरीका नहीं है। वहां ये देखना नहीं है कि वो 2B में तो पहले ही आया हुआ था। जी। सेक्शन 48 में जो ये लिखा हुआ है कि टैक्स प्रैक्टिशनर डिटेल फर्निश कर सकते हैं, वहां पे इनवर्ड सप्लाई की डिटेल अब उसको फर्निश नहीं करनी है, तो इसलिए यहां से भी हटा दिया उसको। सेक्शन 49 है पेमेंट का सेक्शन, यहाँ पे ये 43A को हटाना ही था, इसकी जरूरत ही नहीं थी, हटा दिया। यहाँ पे जो सेक्शन 49 का 4 है सब सेक्शन, यहाँ पे इन्होंने कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस और जोड़ दिया। द अमाउंट अवेलेबल द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर may be used for making any payment towards output tax under the act or under integrated tax in such manner and subject to such conditions and restrictions। आपने रूल 86A देखा होगा। 86A के बारे में भी बहुत विवाद हुआ कि भाई आप आईटीसी को ब्लॉक नहीं कर सकते, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, कहीं है नहीं एक्ट में प्रावधान। तो इन्होंने यहाँ पे ये जोड़ दिया एंड रेस्ट्रिक्शन, जो आईटीसी है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की, उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पहले रूल बने हैं, बाद में एक्ट में बनाते हैं। खंडेलवाल जी, ये आगे भी देखोगे आप कि पहले रूल बनते हैं फिर एक्ट बनाता है। अब देखिए 49/12 का रूल पहले ही 86 भी बना दिया। 86 भी पहले से प्रभावी है और ये 1/10/22 से प्रभावी है जो हम पढ़ रहे हैं। Notwithstanding anything contained in this act, the government may, on the recommendation of council, subject to such conditions and restrictions, specified such maximum proportion of output tax liability under this act or under the integrated itne, which may be discharged through the electronic credit ledger by a registered person or a class of registered person as may prescribe। अगर 86A बना दिया है कि इनको 99% इन टैक्स पेयर्स को क्रेडिट लेजर से करना है, तो 89% वो 99% ही क्रेडिट लेजर से करना है। ये 49/12 कह रहा है। जो पहला 49/4 है वो 86A के बारे में कह रहा है, ये 86B के बारे में कह रहा है। रूल पहले ही बना दिए थे, सेक्शन में अमेंडमेंट अब हुआ है। आपको कोई दिक्कत खंडेलवाल जी? सर दिक्कत यही है कि पहले रूल बनते जा रहे हैं फिर एक्ट बनता जा रहा है सर। हाँ जी, यही मैं कह रहा हूँ कि जब रूल बनते हैं नहीं, जो गलत है साहब, जो है बिना सेक्शन के प्रभाव किए रूल बनना बेकार है, लागू नहीं होगा। बिना एक्ट के संशोधन के रूल, चलिए ये तो संशोधित कर दिया। इससे बड़ी बात हम ये करेंगे कि सेक्शन 16 IGST का, जिसमें ये कह दिया कि जो सेल प्रोसीड है गुड्स के मामले में, वो अगर नहीं आती है विद इन टाइम तो हम आईटीसी जो उसका रिफंड है उसको रिवर्स कर देंगे। ये प्रावधान ले आए।
उसके लिए रूल बना दिया 96B। लेकिन उसके लिए जो एक्ट में प्रावधान था वो फाइनेंस एक्ट 21 से किया और अभी तक नोटिफाई नहीं किया। रूल अभी नहीं, एक्ट अभी नहीं अमेंडमेंट हुआ है और रूल प्रभावी हो गया। तो ये तो खैर चलता रहता है, खासकर जीएसटी में। सेक्शन 52(6 सर जो ये बात चल रही थी इसमें बस एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था। तो जब ये फाइनेंस एक्ट के अंदर अगर कुछ अमेंडमेंट लेके आए हैं और जो अब से इफेक्टिव हुआ है, तो इसका मतलब क्या ये है कि 1 अक्टूबर से पहले जो भी वो रूल्स बने हुए थे उनके पास पावर नहीं थी और गवर्नमेंट भी उस चीज को एक्सेप्ट कर रही है? हाँ, तो इससे पहले की जो भी प्रोसीडिंग हुई है वो सारी इनवैलिड बन जाएगी? देखिए नयन जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लीगली हुआ क्या कि जब ट्रान 1, अब तो खैर कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सभी के लिए खोल दी, जब ट्रान 1 को लेकर लोग पहुंचे कि भाई आपने रूल 117 में ये टाइम दिया हुआ है कि 3 मंथ जो है वो 90 डेज जो है वो दाखिल करने का है, 90 डेज कमिश्नर बढ़ा देंगे और आप ट्रान 1 भर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो सब्सटैंटिव लॉ है, जो कोर्ट में गए लोग के जो सब्सटैंटिव लॉ है वो आपको अनुमति नहीं दे रहा है कि इस टाइम प्रेस्क्राइब करो आप, तो आपने रूल 117 कैसे बना दिया? या तो आप सब्सटैंटिव लॉ में लिखो कि इस टाइम तक दाखिल करेगा, या तो सब्सटैंटिव लॉ में लिखो कि विद इन सच पीरियड आप इसका एज में प्रेस्क्राइब रूल बना सकते हैं। रूल बनाने की पावर आपको स्टेट मतलब स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को मिली नहीं और रूल बना दिए। इन्होंने क्या किया, 140 में विद रेट्रोस्पेक्टिव एक साथ 17 से लिख दिया विद इन सच टाइम एज में प्रेस्क्राइब, यानी उस 117 को कवर कर दिया एक साथ 17 से प्रभावी करके। लेकिन यहां देखिए कि यहां इन्होंने जो अभी लाए हैं अमेंडमेंट, जैसा कि अभी 86A और 86B के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ये अमेंडमेंट ही एक्ट में 110 से लाए। वहां तो इन्होंने एक साथ से अमेंड कर दिया, वहां तो 117 को लीगल बना दिया एक अमेंडमेंट बैकडेट से करके। लेकिन यहां रूल पहले ले आए और अमेंडमेंट बाद में कर रहे हैं एक्ट में। सब्सटैंटिव लॉ में ऐसा प्रावधान नहीं था जैसा कि ये रूल में ले आए। तो ये बात आपकी जायज है नयन जी, बिल्कुल। सर ये तो इसलिए लेके आए हैं सर, वैसे भी ना जितने भी ये अब चेंज लेके आए ना एक्ट में, सबकी रिट पिटीशन ऑलरेडी फाइल हो चुकी है सर इनकी। यस, लेकिन इसके बावजूद भी आप ये देखिए कि इनको विद रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लाए। हाँ ये भी बात है, ठीक बात सर। भाई अगर रेट्रोस्पेक्टिव ले आते तो वैलिड कर देते अपने आप को। अब ये तो इन्होंने अपने आप कर दिया कि जब हम 1/10/2022 से कर रहे हैं तो रूल 86B कैसा आ गया पहले। ठीक बात है। ये इसका भी 30 नवंबर हो गया। इसमें चेंज किया रिफंड में। अब देखिए क्या है कि जो कैश लेजर से रिफंड था, पहले ये लिखा हुआ था कि कैश लेजर का जो रिफंड है वो 3B में क्लेम करेंगे। रूल में दिया हुआ, जब हम रूल अभी पढ़ेंगे वहां पे 89 रूल में जो चेंज हुए वो हम पढ़ेंगे, तो 3B में क्लेम कर सकते थे। लेकिन इन्होंने जीएसटी वो RFD1 ही बना रखा था सबके लिए, कैश लेजर के लिए भी RFD1 बना रखा, लेकिन एक्ट और रूल में संशोधन नहीं था। तो ये ले आए 49(6) का जो रिफंड है वो सच फॉर्म एंड, इसके लिए फॉर्म बना कह दिया, लागू हो रखा पहले से ही कैश लेजर का रिफंड भी आप RFD1 से करेंगे। लेकिन अब लेकर आए 1/10/2022 को। यहां पे जो 2 है इसमें यहां 2 इयर्स कर दिया। पहले 6 मंथ था, उसके बाद 18 मंथ्स हुआ, अब सबकी लिमिटेशन 2 ईयर कर दी, तो यहां भी ये 2 ईयर ले। सेक्शन 15(4)(10) जो कहता है 54(10) वो विदहोल्ड की बात करता है कि असेसिंग जो प्रॉपर अफसर है वो रिफंड को विदहोल्ड कर सकता है 2 तरीके से और डिडक्ट कर सकता है। विदहोल्ड कर सकता है कब? जब उसने रिटर्न फाइल ना करी हो, तो सारे रिफंड को विदहोल्ड कर सकता है। और डिडक्ट क्या कर सकता है? अगर उस पर डिमांड निकल रही है, मान लिया 1 लाख का रिफंड है, 50,000 की डिमांड निकल रही तो 50,000 डिडक्ट कर देगा, 1 लाख से ज्यादा की तो 1 लाख के 1 लाख को रोक लेगा। ये व्यवस्था जब थी तो यहां पे वेयर एनी रिफंड इज ड्यू अंडर सबसेक्शन 3 था। अंडर सबसेक्शन 3 54(3) में रिफंड का आएगा, ITC का है। इसका मतलब ये सेक्शन तब लागू हो रहा था जब वो 54(3) के ITC का रिफंड, चाहे जीरो रेटेड का हो चाहे इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का, जब वो क्लेम करता था
तब विथहोल्ड किया जा सकता था, तब डिडक्ट किया जा सकता था। अगर कोई और रिफंड है तो उसको ना विथहोल्ड किया जा सकता था ना डिडक्ट किया जा सकता था इस सेक्शन का। मैं जब क्लास लेता था, पढ़ाता था, तो मैं बार बार कहता था कि भाई ये अंडर सब सेक्शन 3 का क्यों लिखा है इन्होंने, क्या अगर और रिफंड हो रहे हैं तो उसको विथहोल्ड नहीं कर सकते, उसको डिडक्ट नहीं कर सकते। तो अब जाके इन्होंने खंडेलवाल जी 1/10/2022 को हटा दिया है। अब कोई भी रिफंड हो, भले ही कैश लेजर का हो, भले ही पेमेंट का किसी भी तरह का हो, जरूरी नहीं है आईटीसी का ही हो, तो भी वो विथहोल्ड कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़े, समझ में आ गया? जी सर। जिसके ना समझ में आया करो क्वेश्चन पूछ लिया करो। इसी का एक्सप्लेनेशन था, इस पे बड़ा विवाद था, ये भी हम अपनी क्लास में बताते थे कि भाई ये जो है SEZ के बारे में तो इन्होंने डेट दे ही नहीं रखी, कौन सी डेट से 2 साल की काउंटिंग होगी, रेलिवेंट डेट। तो ये ले आए इसमें BA इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टू ए SEZ डेवलपर और SEZ यूनिट वेयर ए रिफंड ऑफ टैक्स पेड इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई देमसेल्फ और एज द केस में द इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज यूज्ड इन सच सप्लाई, चाहे वो आईटीसी का हो चाहे वो उसका हो IGST का, द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 इज द सच सप्लाई। 39 की जो डेट है जो 3B फाइल करता है वो उसकी रेलिवेंट डेट होगी और वहां से 2 साल तक उसका रिफंड लिया जा सकता है। SEZ का था ही नहीं, कहीं वो व्यवस्था ही नहीं थी। हम बार बार कहते थे कि SEZ के रिफंड के लिए इन्होंने रेलिवेंट डेट रखी नहीं है। खैर अब समझ आ गई और इसकी डेट भी रख ली। और सबसे लास्ट में जो सेक्शन 168 है, जहां पे CBIC को या कमिश्नर को पावर है सर्कुलर जारी करने की, तो वहां 2 तरह से है पावर्स, एक स्टेट को एक सेंट्रल को। तो सेंट्रल वालों को यहाँ पे अलग दी हुई थी पावर, CBIC को सेक्शन 38 ऑफ सब सेक्शन 2 के लिए टाइम बढ़ाने का जो पावर थी। अब चूंकि सेक्शन 38 में कोई रिटर्न ही नहीं है तो ये यहां से हटाना पड़ा, इसको भी यहां से हटा दिया। ये थे चेंजेस जो एक्ट में हुए, फाइनेंस एक्ट 22 से। हाँ, रूल्स में आ जाएं। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर। ठीक। जो एक्ट में चेंजेस हुए जी सर, एक क्वेश्चन है कि यदि किसी के रिटर्न फाइल नहीं है और उसका रिफंड विथहोल्ड किया जाता है और बाद में वो कर देता है सर, सारे रिटर्न फाइल कर देता है, तो फिर ब्याज सहित उसको देना होगा ना सर? नहीं, ब्याज सहित क्यों देना? इसमें आपकी क्या गलती है? ब्याज सहित क्यों देना होगा? ब्याज सहित सिर्फ वहां देना होगा जब कमिश्नर ने विथहोल्ड किया है। ब्याज सहित वहां देना पड़ेगा मैडम जहां कमिश्नर ने विथहोल्ड किया है। जहां असेसिंग अफसर ने, प्रॉपर अफसर ने विथहोल्ड किया, वहां ब्याज की नहीं देता है। अगर रिटर्न फाइल नहीं किया, आपने रोक लिया, तो उससे ब्याज की देयता नहीं बनती। रजिस्ट्रेशन रिजेक्शन के बारे में वहां 2 बातें कही गई थी। एक तो ये कही गई थी कि जो टैक्स पेयर कंपोजिशन लेवी का है, उसने अगर GSTR 4 30 अप्रैल तक नहीं भरा तो 31 जुलाई तक भी अगर वो नहीं भरता है तो उसको रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। वहां यही लिखा हुआ था। दूसरा कि अदर देन टैक्स कंपोजिशन टैक्स पेयर, उनके लिए एज में प्रेस्क्राइब, जैसा प्रेस्क्राइब किया जाए। तो इसलिए रूल 21 में G तक पहले से ही थे, H और I और जोड़ दिए। यहां जोड़ने इसलिए पड़े कि एक वो है जो मंथली पे कर रहे हैं, जो 39 में है, और एक जो 39(1) के प्रोविजो में है, जो QRMP स्कीम वाले वो लोग हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग कर दिया इन्होंने। बीइंग ए रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 39 ऑफ ईच मंथ और पार्ट देयरऑफ हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ की अगर उसने नहीं फाइल करी, जो सबसेक्शन 139(1) में है, यानी जो मंथली कर रहे हैं, 6 महीने की नहीं करी, कैंसिलेशन कर सकते हैं। और बीइंग ए रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न अंडर प्रोविजो 39(1), 39 के 1 के प्रोविजो में जो आते हैं QRMP स्कीम वाले, फॉर ईच क्वार्टर और पार्ट दे रहा हूं, क्योंकि उन्हें क्वार्टरली फाइल करना है, हैज नॉट बीन फर्निश्ड रिटर्न फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 2 टैक्स पीरियड्स। अगर उन्होंने 3B 2 टैक्स पीरियड का नहीं फाइल किया तो भी उसको आप कैंसिलेशन भर सकते हैं, कर सकते हैं उसको। क्लियर हो गई ये बात?
जी सर। जी सर। रूल 36(2) और 4 में देखिए ये चीज हटा दी इन्होंने, क्योंकि GSTR 2 अब नहीं रहा, तो वो हटा दिया, ओमिट कर दिया। यहाँ पे जो डिटेल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ सच इनवॉइसेज और डेबिट नोट हैव बीन कम्युनिकेटेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन फॉर GSTR 2 अंडर सेक्शन सब रूल 7 ऑफ रूल 60 में इनपुट टैक्स क्रेडिट सब जोड़ दिया। यहाँ पे पहला इनपुट टैक्स क्रेडिट सब नहीं था इन रेस्पेक्ट ऑफ सच इनवॉइस, ये यहाँ पे जोड़ दिया। जो रूल 37 है वो पहले 1 और 2 दिया हुआ था, इसमें इन्होंने इतने चेंज करे कि इसको 1 और 2 को चेंज करना पड़ा, यानी वहां पे कुछ चीज बढ़ा के घटा के काम नहीं चल रहा था, इसलिए इन्होंने चेंज कर दिया। है वही, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन वो चूंकि 2-3 चीजें चेंज करनी पड़ी तो इन्होंने क्या किया, इसको रिप्लेस ही कर दिया। तो इसको मैं पूरा पढ़ रहा हूं। A registered person who has availed of input tax credit of any inward supplies of goods or service or both, other than the supplies on which tax is payable on reverse charge basis, ये नहीं था पहले। Other than the supplies on which tax is payable on reverse charge basis नहीं था, होना चाहिए था, क्योंकि उसे तो पेमेंट ही नहीं करना है, उसमें तो रेसिपिएंट को जमा करना था, तो ये इन्होंने जोड़ दिया। बट फेल्स टू पे टू द सप्लायर thereof the amount toward the value of such supply along with tax payable therein within the time specified in second proviso। सेकंड प्रोविजो में दिया हुआ है 180 डेज का। और 2 subsection 16(2) shall pay an amount equal to the input tax credit availed in respect of such supply along with interest payable section 50। वो ये जो 180 दिन में पेमेंट नहीं करेगा उसको ब्याज सहित जमा करना पड़ेगा पैसा, और जब वो ब्याज सहित जमा कर देगा तो वो उसको रिक्लेम कर सकता है। ये इन्होंने यहाँ पे 2-3 चीजें चेंज कर दी, इसमें 2 भी लिखा हुआ था, GSTR 3 वो सब हटा के चेंज कर दिया, बाकी वही है जो सेक्शन 2C का वो है और जो पहले रूल में बना हुआ था। नहीं सर, इसमें फेल्स टू पे लिखा है 180 डेज हाँ। वाले में, तो अगर क्रेता विक्रेता के बीच कोई इस प्रकार का ऑलरेडी समझौता हो और सहमति हो तो क्या लागू होगा 180 डेज अनिवार्य रूप से? देखिए कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उसके डिपार्टमेंट के, वहां होता है ऐसा, सप्लाई कर दिया उसने पेमेंट नहीं किया 180 डेज में, वहां नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ही ऐसा लिखा है। तो जहां कॉन्ट्रैक्ट में ही ऐसा लिखा हो वहां ऐसा नहीं चलता। लेकिन इसको लाया क्यों गया था, सर्विस टैक्स में भी था ऐसा, लाया क्यों गया था ये इसलिए लाया गया था कि कहीं ऐसा तो फेक तो नहीं इनवॉइस जारी हो रही है, पेमेंट कर नहीं रहा वो, लगातार उसको पास ऑन किए जा रहे हैं ITC, ऐसे मामलों के लिए लाया गया था। अगर किसी तक के बीच ऐसा समझौता है, मान लिया मैं जा रहा हूं दुकान पे, मैंने कहा भाई मुझको फ्रिज दे दो पर मैं पेमेंट एक साथ नहीं करूंगा, मैं करूंगा किस्तों में, और किस्तों में करूंगा मैं 1 साल में जी। तो अब मेरा उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया 1 साल का। हाँ। यानी 180 दिन के बाद भी जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो फेल्स टू पे नहीं हूं मैं, क्योंकि मेरा तो पहले से एग्रीमेंट हो रखा है। बिल्कुल साहब, तो वहां ये लागू नहीं होता। अगर विक्रेता ये कह दे कि मैंने ऑलरेडी कह रखा है कि 2 साल के अंदर पेमेंट लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर ऐसा एग्रीमेंट है तो। ठीक सर, थैंक यू। इसमें जो है 2 जगह लागू नहीं होता, या तो सप्लाई जो है वो 15(2)(b) की हो, ये माना जाएगा कि पे कर दिया। अगर थर्ड पर्सन को सप्लायर के बिहाफ पे पेमेंट कर दिया तो ये मान लिया जाएगा कि पेमेंट सप्लायर को हो गया, और अगर शेड्यूल फर्स्ट की सप्लाई है तो भी मान लिया जाएगा पेमेंट हो गई, वहां ये लागू नहीं होता। और आगे दिया हुआ है कि यदि वो पे कर दे तो वो उसको रीअवेल कर सकता है क्रेडिट को। यहाँ भी 16(4) की वो लिमिट वो नहीं है लागू। इसका सब रूल 3 हटा दिया। रूल 38 में यहां नजर आ रहा है GSTR 2A2, इसकी जरूरत नहीं थी, जरूरत नहीं थी ना? जी सर, खत्म हो गया। हाँ, डी में यहाँ जो 42, 43, 41 सब ये लिखे हुए हैं, इनकी भी जरूरत नहीं थी, हटा दिया। यहाँ पे ये कर दिया कि जो बैंक हैं उनको ये कहा गया कि भाई 50% का ऑप्शन वो ले सकते हैं, ITC ले सकते हैं 50%। तो क्या है कि बैंक 50% तो ITC ले लेते थे और 50% उसमें लेजर में पड़ी रहती थी। तो इन्होंने कह दिया
एंड द बैलेंस अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी रिवर्स्ड इन फॉर्म 3B। उसको 50% वो क्लेम करेगा, 50% को वो 3B में रिवर्स करेगा। ये बढ़ा दिया। यहां से भी 2A सब हटा दिया, इनको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। यहां ऑटो पॉपुलेटेड था, ऑटो जनरेटेड कर दिया GSTR 2B के लिए। ये रूल हटा दिए। रूल कौन से थे? 42-43 वाले मैचिंग से संबंधित थे, 42, 43, 43 से संबंधित थे। यहां पे रूल 83(8) में टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए था इनवर्ड सप्लाई का, वहां भी मैंने बताया था कि वो सेक्शन 38 हटा दिया, यहां भी हटा दिया। 85 पेमेंट का है, इसमें इन्होंने ये हटा दिया जो 42, 43 था। जब ये हटा दिया था यहाँ और जोड़ना पड़ा, क्योंकि जो सी हटा दिया तो सीधे बी से डी पे पहुंच गए, तो यहाँ और जो यहाँ लिखा हुआ था इसको यहाँ जोड़ना पड़ा, क्योंकि ये हटा दिया। 89(1) आ गए हम रिफंड वाले रूल पे। तो रिफंड वाले रूल पे हमने बताया कि RFD1 ये कैश लेजर की पेमेंट के लिए भी कर रहे हैं। बहुत दिनों में इन्हें समझ में आया कि पहले तो ये 3 और 4 और 7 ये सब लिखे पड़े थे, ये सब इन्होंने हटा दिया और यहाँ इन्होंने यही जोड़ दिया, क्लेमिंग रिफंड ऑफ एनी बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 49(6) का भी RFD1 ही भरेगा। ये बात अब एक्ट में लाए, रूल में लाए हैं, और ऐसा प्रैक्टिकली पहले से ही होता आ रहा है। क्लियर हो गई बात? जी सर। जब यहाँ प्रोवाइजो एक हटाया है तो यहाँ पे प्रोवाइडेड फर्दर और प्रोवाइडेड आल्सो दैट कर दिया, ये कोई चेंज वाली बात नहीं है। 96 में 3B कर दिया। यहाँ पे पहले इन वैलिड रिटर्न इन GSTR 3 था, तो 3 तो रिटर्न ही नहीं था, तो 3B कर दिया इन्होंने इसको। अब आते हैं, ये रूल में चेंजेस थे। अब इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया 28/9/22 का, और इन्होंने कहा कि एक नोटिफिकेशन नंबर 20 था जो 2018 का 25 मार्च 18 को जारी हुआ था, 28 मार्च 18 को, वो रिसाइंड कर दिया, खत्म कर दिया। ये क्या था? ये जो सेक्शन 54 का 2 था, जहां UN बॉडीज को 6 महीने लिखा हुआ था एक्ट में, इस नोटिफिकेशन से 18 मंथ्स किया गया था, उसे हटा दिया इन्होंने। क्योंकि अब क्या कर दिया, अब कितना टाइम कर दिया वहां 54(2) में रिफंड के लिए, बॉडीज के लिए 2 ईयर कर दिया, तो ये नोटिफिकेशन समाप्त कर दिया। ये प्रेस रिलीज है जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके कि इन्होंने ये 5 जगह चेंजेस किए हैं। 30 नवंबर किया है जहां पे रेक्टिफिकेशन में और क्लेमिंग ITC में, 4 जगह रेक्टिफिकेशन का है और 1 जगह क्लेमिंग ITC का, वहां 30 नवंबर कर दिया। तो प्रश्न ये था कि क्या ये 20-21 के लिए भी लागू होगा, 21-22 के लिए भी लागू होगा, या 22-23 के लिए लागू होगा? तो इन्होंने प्रेस रिलीज से क्लियर कर दिया कि भाई ये 21-22 के लिए भी लागू होगा। वो हमने बता दिया कारण उसका। एक ये टेबल जोड़ी है, ये जो जो अमेंडमेंट हुए हैं वो किस नोटिफिकेशन से हुए हैं? 2 अमेंडमेंट नोटिफिकेशन नंबर 9 से हुए हैं एक्ट में, और बाकी सारे अमेंडमेंट नोटिफिकेशन नंबर 18 से हुए हैं। इसकी संक्षिप्त टेबल है ये। अब हम आपको ई इनवॉइस के बारे में बात करें। ई इनवॉइस लगातार इसकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है उसको कम करते जा रहे हैं। तो ये इन्होंने पब्लिश कर दिया कि भाई 1 अक्टूबर से, फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर से 20 करोड़ की जगह 10 करोड़ पढ़ा जाए। यानी जिसकी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की किसी की भी 2017-18 से बाद में अगर किसी की 10 करोड़ रह चुकी है किसी भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको 1 अक्टूबर से ई इनवॉइस जारी करना जरूरी है। ई इनवॉइस के बारे में पहले मैं बताऊंगा कि कब कब कितनी लिमिट रखी गई, किन लोगों को इनवॉइस जारी करने की जरूरत नहीं है और किस चीज के लिए जारी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पेन कागज हो तो मैं उसकी स्लाइड नहीं बना पाया, आपको ऐसी लिखा देता हूं।
सबसे पहले 1/7/2020 को इसकी लिमिट 500 करोड़ थी। ये लिमिट कम क्यों करते जा रहे हैं? क्योंकि बड़े टैक्स पेयर कम होते हैं, छोटे ज्यादा होते हैं। पोर्टल इन्होंने बना रखे हैं, एनआईसी ने ई इनवॉइस रखा है, लेकिन एक साथ बोझ ना पड़े तो इन्होंने धीरे धीरे टर्नओवर को कम किया है। 1/7/20 से 500 करोड़ रुपए था, 1 जनवरी 21 से उसे घटा के 100 करोड़ कर दिया, 1/4/21 से 50 करोड़ कर दिया, 1/4/22 से 20 करोड़ कर दिया और 1 अक्टूबर 2022 से इसे घटा के 10 करोड़ कर दिया। ये B2C B2B के लिए है। B2C के लिए 500 करोड़ रुपए से ऊपर है और उसके लिए ये छूट दे दी गई है कि वो डायनामिक क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे पेमेंट होता है। अपने बिल पे अगर डायनामिक क्यूआर कोड है तो उसे मान लिया जाएगा कि वो इनवॉइस है। B2B के लिए है। किन किन को छूट है? एक तो SEZ यूनिट को छूट है, डेवलपर को नहीं है। SEZ यूनिट को ई इनवॉइस जारी करने की जरूरत नहीं है। ISD को इनवॉइस जारी करने की जरूरत नहीं है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को इनवॉइस जारी करने की जरूरत नहीं है। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको इनवॉइस जारी करने की जरूरत नहीं है। जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहे हैं उनको इनवॉइस जारी करने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लेक्स सिनेमा है उनको इनवॉइस जारी करने की जरूरत नहीं है। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या लोकल अथॉरिटी उनको इनवॉइस जारी करने की जरूरत नहीं है। समीर श्रीवास्तव जी, क्लियर हो गई यहां तक बात? जी सर, क्लियर हो गया। सर एक बात पूछनी थी कि सर 42 वगैरह जब सब हट गए, पहले नोटिस हमने दे रखी थी मिसमैचिंग के लिए, तो वो नोटिस अभी इफेक्टिव रहेंगी कि नहीं रहेंगी? जवाब नहीं, आया। वो नोटिस मिसमैचिंग वाली तो इफेक्टिव रहेंगी, वो नहीं कह रहे थे। 42 ये नहीं कह रहा था कि मिसमैचिंग हो गया तो अब आप नोटिस नहीं दे सकते। अच्छा, वो कह रहे थे उसी समय मैचिंग और मिसमैचिंग का चक्कर था, वो अब नहीं है। आपने जी, कंपैरिजन चार्ट देखा और मिसमैचिंग है तो आपके नोटिस वैलिड है, सब सही है। सर ठीक, ओके। जो जिनको जारी नहीं करना है, टैक्स इनवॉइस के लिए इनवॉइस जारी करना है, बिल ऑफ एंट्री के लिए करने की जरूरत नहीं है, नॉन GST गुड्स के लिए जारी करने की जरूरत नहीं है, बिल ऑफ सप्लाई के लिए जारी करने की जरूरत नहीं है, डिलीवरी चालान के लिए जारी करने की जरूरत नहीं है, और 1 अक्टूबर 2021 से पहले B2C के लिए भी जारी करने की जरूरत नहीं थी 500 करोड़ तक की जिनकी टर्नओवर थी। 1/10/21 से जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है उनको B2C भी इनवॉइस जारी करने की जरूरत है, या फिर वो QR कोड अपने बिल पे छाप करके उसको मान लिया जाएगा कि ये ई इनवॉइस है। बताइए, ई इनवॉइस से रिलेटेड, रूल से रिलेटेड या एक्ट में जो अमेंडमेंट हुए उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका है? सर ये 10 करोड़ से कम होगा और सर B2C भी कर रहा है, B2B कर रहा है, तो सर B2C के लिए सर क्या करना होगा सर? नहीं, B2C तो है ही नहीं 500 करोड़ से कम पे। अगर जी किसी की 500 करोड़ से कम है तो उसे B2C के लिए इनवॉइस जारी करने की जरूरत नहीं है। उदाहरण से समझेंगे हम, उदाहरण से समझेंगे। एक आदमी की वो दूध की बिक्री भी कर रहा है, घी की बिक्री भी कर रहा है, क्रीम की बिक्री भी कर रहा है, यानी एक करमुक्त आइटम भी है और टैक्सेबल भी है। करमुक्त आइटम उसका 8 करोड़ का है, टैक्सेबल 3 करोड़ का है, 11 करोड़ उसकी बिक्री है। किसी भी साल 17-18 के बाद कभी भी रही हो 11 करोड़, 10 करोड़ से ऊपर, तो उसको 1 अक्टूबर से ई इनवॉइस जारी करने की जिम्मेदारी है। अब किस पे जिम्मेदारी है? दूध के लिए वो बिल ऑफ सप्लाई जारी करेगा, उसे इनवॉइस की जरूरत है? नहीं सर, नहीं है। अब 3 करोड़ जो बची, उन 3 करोड़ में केवल 50 लाख तो B2B है और 2.5 करोड़ B2C है, तो B2C के लिए भी जारी करने की जरूरत नहीं है। केवल 50 लाख जो B2B है उसके लिए उसको इनवॉइस जारी करने की जरूरत है। और अगर सारी उसकी B2C है तो उसे कोई इनवॉइस जारी करने की जरूरत नहीं है, भले उसकी 11 करोड़ हो। मैं अपनी बात क्लियर कर पाया पटेल साहब? जी सर जी। बताइए, और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो। जी।
आफ्टरनून सर। सर दानिश बोल रहे हैं। सर एक क्वेश्चन था, सेक्शन 10 में कैंसिलेशन वाला जो पॉइंट आपने बताया है, सर उसमें एक सिनेरियो मैं बता रहा हूँ सर, उसको ज़रा गौर कीजिएगा सर। अगर मान लीजिए कि 21-22 में उसने एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया अपना GSTR 4, ठीक है, उसके बाद सर वो रिटर्न नॉन फाइलर बन जाता है और पूरे नहीं साल रिटर्न रिटर्न नहीं। नॉन फाइलर नहीं, CMP 08 फाइल हाँ, नहीं करता है। CMP 08 स्टेटमेंट वो नहीं दे रहा अपना, हाँ और ऐसा वो लगातार कर रहा है, पूरे साल उसने किया। हाँ, और तो इसका मतलब सर उसको कैंसिलेशन हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बाद जो जुलाई आएगा उसके पहले नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर 15 सकते, नहीं तक कर उसको सकते। कर सकते। लेकिन आपके पास कोई हथियार है कि नहीं है बताइए। है सर, पेनल्टी लगा सकते हैं सर। पेनल्टी राइट, 125 में 50,000 पेनल्टी लगा सकते हैं CMP 08 फाइल ना करने की। इम्पोज कर सकते हैं, मगर कैंसिलेशन उसको नहीं, मैक्सिमम विंडो, कैंसिलेशन नहीं कर सकते, कैंसिलेशन नहीं कर सकते। वो 15 महीने का मैक्सिमम विंडो हमको देना पड़ेगा सर उसको। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आप 50,000 जब 4 बार लगा देंगे जी सर। तो वो अपने आप CMP 08 भी भरेगा और GSTR 4 भी भरेगा। कितनी पेनल्टी है? है जी। पूरन सिंह जी की आवाज साफ नहीं आ रही। नहीं आ रहे, सब सही है। नहीं, पूरन सिंह जी का कोई क्वेश्चन है? नो सर। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन है? हाँ विपिन। सर प्रणाम सर। प्रणाम। सर एक क्वेश्चन है कि सपोज दैट हमने 2018-19 के लिए किसी को GSTR 2A और 3B की मिसमैचिंग की नोटिस दी, हाँ और उसने उस सप्लायर ने अपना R1 नहीं दाखिल कर रखा था, लेकिन रिसीवर ने अपना बिल के आधार पर ले रखा था, ITC क्लेम कर रखा था। 18-19 की हम नोटिस दे रहे हैं, और आज की डेट में अगर वो अपने सप्लायर से R1 भरवा लेता है तो क्या हम उसे ITC अब अलाउ करने की स्थिति में है सर? नहीं, क्या लिमिटेशन उसकी खत्म नहीं हुई 16(4) की? जी खत्म हो गई है सर, खत्म तो हो गई कैसे सर। मिलेगा? सर 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 एक बार और बस किसी का मैं कोई आपसे क्वेश्चन? पूछना। जी सर। सर कृष्ण कुमार सर, नमस्कार सर, आवाज आ रही है? हाँ, ये अगर 1/10/2022 के बाद होगा, जो स्थिति विपिन जी ने बताई है, अगर ये स्थिति 1/10/2022 के बाद होती है तो सेक्शन 41 लागू हो जाएगा। सर उस केस में क्या हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि जैसे सर ने कहा कि उसके 2A में नहीं आ रहा, क्या हमें ये नहीं देखना चाहिए उसने 3B में टैक्स पे किया कि नहीं किया? ये भी देखना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, इससे नहीं काम चलता सर खंडेलवाल जी, रूल इससे 30 काम नहीं चलता। सर रूल 36(4 तो मेरा नहीं 8 नहीं, अक्टूबर 2019 से हाँ आया सर, और हाँ ये बात कर रहे हैं सर 18-19 की, और मैंने हाँ, अगर मान ठीक लीजिए है। 3B में टैक्स पे कर दिया, GSTR 1 में मैंने नहीं दिखाया किसी भी कारण से, तो आप ये हाँ, कहना चाह रहे हैं ITC नहीं मिलेगा? नहीं, मुझको ये बताओ कि ITC पास ऑन कैसे होता है? सर ITC भले ITC भले पास होने भले में 4 36 कंडीशन। भले 36(4) नहीं था वहां, जी, लेकिन ITC पास ऑन कैसे करते हैं? 16(2) की चारों कंडीशन मैंने पूरी कर दी सर। R1 से। सर ITC, वहां पे हाँ, R1 में क्लेम आने की की बात हो कंडीशन रही नहीं है। है। ITC क्लेम कैसे करे, रिसिपिएंट इसकी बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, फिर तो R1 खंडेलवाल और साहब। उसके रेक्टिफिकेशन की जो लिमिट रखी गई है, फिर तो जरूरत ही नहीं है, R1 कभी भी फाइल कर दे। सर 16(2) की रिसिपिएंट ने चारों कंडीशन पूरी कर दी, उसको मुझको इनवाइस मिल गया, मुझको ये उसकी कोर्ट बताओ, आ गई, उसने टैक्स 37 पे में, कर दिया। 37 में, एक मिनट, 37 जी में जी जो रेक्टिफिकेशन के लिए लिखा है कि रेक्टिफिकेशन वो 30 नवंबर तक कर सकता है, अब जी। उसका क्या मतलब है? 37 में क्यों लिखा है? सर आप तो रेक्टिफिकेशन की कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ सर GSTR 1 में दिखाया ही नहीं सर उसने। हाँ सर GSTR 1 में नहीं दिखाया तो हाँ हाँ, सेक्शन 16(2) में GSTR 1 में दिखाने की कंडीशन कहाँ है सर? भाई एक बात ये बताइए कि आपको रेसिपिएंट को कैसे पता लगेगा कि रेसिपिएंट के अधिकारी को कि जो उसने 3B में टैक्स जमा किया वो किसका जमा किया है? सर 3B में तो वैसे भी पता नहीं लगता हाँ अधिकारी को, हाँ, तो कंसोलिडेट 3B, आता है सर। मैं यही कह रहा हूँ, 3B में कैसे पता लगेगा कि किस, वो तो GSTR 1 फाइल नहीं करेगा और 3B फाइल करके और कह देगा कि जितने भी रेसिपिएंट हैं मेरे दुनिया भर में सबको ITC दे दिया जाए, मैंने तो टैक्स पे कर दिया। डिटरमिन कैसे करेंगे आपके पर्टिकुलर सप्लाई का टैक्स उसने 3B में फाइल किया है?
अपने क्या बुक्स क्या सप्लायर का टैक्स अफसर लिख के दे देगा कि जो जो उसने GSTR 1 फाइल नहीं करा 3B फाइल किया है उसमें आप ही का टैक्स था? नहीं, वो सप्लायर खुद देगा ना कि मैंने 3B में टैक्स पे किया है। उसके देने से थोड़ी काम चलता। 61(2)(c) की कंडीशन R1 से ही फुलफिल होंगी। नहीं, मैं संदेश जैन जी ये कह रहा हूं कि 3B किसी ने फाइल करता रहा, GSTR 1 भरा ही नहीं। अब रेसिपिएंट के अधिकारी को कैसे पता लगेगा कि सप्लायर ने जो 3B में फाइल किया है वो किस रिटर्न किस टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड है, पेमेंट हो गया उसका? सर वही तो R1 ही तो शो करेगा उसको GSTR 1 से ही और टाइम लिमिट के अंदर। हम ये नहीं कह रहे कि उस समय 36(4) वो रूल 36(4) था कि नहीं था, GSTR 2A था कि नहीं था, ये बात नहीं कर रहे हैं। बात ये कर रहे हैं डिटरमिन कैसे होगा। फिर तो आप GSTR 3B से भर के भी रेसिपिएंट को कह देंगे कि ठीक है GSTR 3B से पेमेंट। देखिए पेमेंट को ये तो डिटरमिन वाले तो सफल हो जाएंगे, फिर फेक इनवॉइसेज वाले तो सफल हो जाएंगे, R1 में दिखाई दे रहा है और क्लेम हो रहा है सही। देखिए जब तक ये डिटरमिन नहीं हो जाता कि पर्टिकुलर टैक्स इनवॉइस का ही टैक्स पे हुआ है तो साहब तब तक रेसिपिएंट के उसको ITC मिलने का मेरे हिसाब से तो नहीं बनता। तो साहब विक्रेता की जिम्मेदारी हमारे पास गए थे, हम कहते हैं भाई हमने माल लिया, टैक्स इनवॉइस है, हमने 3B भर दिया और टैक्स और मैं खरीद के हमने वहाँ उनको पेमेंट भी दिखा दिया कि हाँ ये बैंक से पेमेंट है मेरा, तो कंडीशन 16(2) की पूर्ति होगी जैसा ही खंडेलवाल साहब कह रहे हैं, और वो सब बाद में लागू हुए हैं 2A और ये सब। नहीं पेमेंट हो गया उस ट्रांजैक्शन का, ये कहाँ से डिटरमिन हुआ? तो हम तो अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर रहे हैं ना कि हमने तो साफ कर दिया, अब विक्रेता को आप देखिए कि उन्होंने दिया नहीं तो देखिए वो तो एक विवादित बिंदु है, मैं वैसे जनरल बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ। विवादित में मत जाइए जी। एक आदमी ने 1 लाख रुपए GSTR 3B में पेमेंट कर दिया, GSTR 1 भरा ही नहीं, रेसिपिएंट के पास इनवॉइस है, वो कह रहा जी देखिए ये है और सप्लायर ने इसका टैक्स जमा कर दिया, तो ये कैसे मैच करोगे आप कि जो इनवॉइस इसके पास है उसका टैक्स उसने 3B में भर दिया? 3B में डिटेल नहीं होती ना अलग अलग कि मैंने इसका पेमेंट इस ट्रांजैक्शन का किया, इसका इसमें किया, इसका किया। वो तो डिटरमिन के 3B में कितना पेमेंट किया है वो तो तय करेगा GSTR 1 की डिटेल ना ट्रांजैक्शन की, कि इन ट्रांजैक्शन का इन टैक्स इनवॉइसेस का जमा हुआ है इस 3B में। इसी पर जो DY बीथल का आया है कि भाई विक्रेता से पूछो पहले कि वो तो भारद्वाज जी आप दूसरा एक बिंदु उठा रहे, मैं बिंदु उठा रहा हूँ कि रेसिपिएंट को ये तो डिटरमिन करना पड़ेगा कि सप्लायर ने इस मेरे टैक्स इनवॉइस का टैक्स पे कर दिया। सर एक बात, सुनील कुमार जी बताइए। सर कल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में सर रूल ऑफ मिसशीफ सर जब आप हम लोग को समझा रहे थे सर, तो शायद सर एक मेरा इस पे अपना मत है कि अगर कहीं ना कहीं पुराने हमारे एक्ट में जो सप्लायर्स होते थे उनके रिटर्न से हम लोग सर पता नहीं कर पाते थे, तो शायद हो सकता है इसीलिए सर ये प्रोविजंस स्ट्रिक्टली फॉलो कराने के लिए सर किया जा रहा हो सर। किसी और का कोई क्वेश्चन है? विपिन जी बताइए। किसी और का कोई क्वेश्चन है? हाँ कृष्ण कुमार जी। सर मेरा क्वेश्चन कुछ अलग है सर। मेरे कोई कंपोजिशन डीलर है और उसने एप्लीकेशन पे अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाया है, तो जो इसका स्टॉक बचा है उस पे रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा, किस कैसे डिमांड रेज होगी, किस रेट ऑफ टैक्स से होगी? ये जब हम 29(5) बताएंगे तब हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे कृष्ण कुमार। ठीक सर, ओके। राजेश बाबोर कुछ पूछ रहे हैं? जी सर नमस्कार सर। सर TDS से संबंधित क्वेश्चन था कि एक जो TDS करता है जिसने URD वाले से एग्रीमेंट कर लिया, 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया URD डीलर से, सर्विस भी ले ली, सब कुछ ले लिया, पेमेंट करने के जब समय आया तो हाई अथॉरिटी ने ऑब्जेक्शन लिया कि आपका 2.5 लाख से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट है, आपको TDS करना है। नहीं, ये किसने बताया कि अनरजिस्टर्ड का TDS कटेगा? नहीं सर, मतलब उनके हाई अथॉरिटी ने, जैसे कलेक्टर ने नहीं, अनरजिस्टर्ड के लिए TDS काटने की व्यवस्था नहीं है सर, भले उसका कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख से ऊपर का हो। भले हो सर उसका भले हो राजेश जी, अनरजिस्टर्ड से TDS नहीं कटेगा। जी सर। अनरजिस्टर्ड से TDS
जीएसटीआर से प्रशासन उसको काटने पे तुला होगा कि 2.5 लाख से ऊपर हम काट लेंगे। हाँ, अब वो डालेगा कहाँ? टीडीएस नहीं कटेगा, उसे डालेगा कहाँ? नहीं, वो नहीं डाल पाएगा, ये तो सर आइडिया है हमें। नहीं है ही नहीं व्यवस्था, अनरजिस्टर्ड से नहीं है, या तो उसे आप रजिस्टर्ड पर करिए अगर वो उस लिमिट में आ रहा है तो, नहीं तो अनरजिस्टर्ड से टीडीएस नहीं कटेगा। जी सर, वो तो नहीं कटेगा सर, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन अभी उसका पेमेंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि अब गवर्नमेंट ये फिर वही बात हो गई। इसके लिए हम जिम्मेदार हैं क्या? हम तो एक बात बता सकते हैं, कानून ये कह रहा है अनरजिस्टर्ड से टीडीएस नहीं कटेगा। अब वो डिपार्टमेंट उसका पेमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये तो उनके बीच की बात है ना। जी सर, इसमें जीएसटी कहाँ से आ गया? नहीं जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर ले वॉलंटरी ले तब उस पे वो काट दे। लेकिन एक बात और है ना रणकेन जी, वॉलंटरी लेने पे भी आप टैक्स लेंगे, आपने छूट तो देनी रखी है वॉलंटरी पे, रिफंड तो करेंगे नहीं आप उसका। हाँ, तब नहीं क्यों वॉलंटरी लेकर उसकी लायबिलिटी नहीं बनती है तो? सर अगर कंपोजिशन डीलर है तो उसका टीडीएस कटेगा सर? है जी सर अगर कंपोजिशन डीलर है तो क्या उसका टीडीएस कटेगा सर? हाँ, यस, कंपोजिशन डीलर का टैक्स कटे, वो टीडीएस कटेगा, उसके सर कैश वो लेजर तो- में आ जाएगा पैसा, उस कैश लेजर से वो यूटिलाइज कर सकता है उसको। यानी कि कंपोजिशन डीलर वाले टेंडर्स ले सकते हैं सर? हाँ, ले सकते हैं। अच्छा सर, आजकल इलेक्शन वहाँ जो है वो उन लोग एक एड निकाल रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि कंपोजिशन डीलर जो है पे विचार नहीं किया जाएगा, ऐसा क्या सर? हाँ, गलत निकाल रहे हैं, गलत निकाल रहे हैं। अच्छा अशोक श्रीवास्तव जी। प्रणाम सर। प्रणाम। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, 17-18 की जो हम लोगों के पास R1 और 3B या 2A 3B का जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, उसके लिए हमारे पास 61 का और 73-74 तीनों के ऑप्शन खुले हुए हैं, क्योंकि सीबीआईसी के रूल के हिसाब से सर 30 सितंबर उसकी डेट बढ़ चुकी है। हाँ, तो सर हम लोग फिर अपनी, जैसे ही हम लोगों को लग रहा है वैसे 61 का जो नोटिस है वो दे दें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सर जैसे ऊपर से कहा जा रहा है 61 कि का नोटिस ऐसा मत 73-74 देना, ऐसा मत जी। देना कि SMT 10 अंडर सेक्शन 61 रीड विद जो है अंडर सेक्शन 70 आप उपस्थित होकर खाते दिखाइए। नहीं सर, नहीं सेक्शन ऐसे 60 नोटिस, ऐसे नोटिस हैं। जी सर। दे सकते हैं आप, अभी तो बहुत टाइम है। जी सर, थैंक यू सर। किसी और का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड, आज के अमेंडमेंट से रिलेटेड हो? पंकज यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ सर, ये पूछ रहे थे जो एक फाइनेंस एक्ट का 110 से 114 तक सर ये इम्प्लीमेंट हुआ है हाँ 1 अक्टूबर से, जी हाँ, तो उसका जो एक आईटीसी यूटिलाइजेशन वाला पॉइंट था शेड्यूल 6 वाला, वो जो सेक्शन कौन सा था फाइनेंस एक्ट का 115-16 था ना कुछ, हाँ तो यूटिलाइजेशन में तो नहीं, वो तो लागू रहेगा। पहले से ही लागू है ना सर वो? हाँ, वो तो जुलाई से लागू हो गया। वो तो जुलाई से लागू हो गया ना, वो तो 1/7/17 से लागू है, वो 1/7/17 से लागू है। वो तो बैक डेट से लागू हो गया सर वो तो। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, थैंक यू सर। किसी और को कोई क्वेश्चन? नहीं तो मैं नमस्ते करूं, संडे की सुबह को फिर मुलाकात होगी पावर्स के साथ, कि लेजिस्लेचर को क्या पावर है, स्टेट गवर्नमेंट को क्या पावर है, कमिश्नर को क्या पावर है, आप लोगों को क्या पावर है, क्रॉस एम्पावरमेंट कहाँ है, इस पर चर्चा करेंगे हम संडे की सुबह को। सर समीर जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर एक अनाउंसमेंट करनी थी। सेल इनवॉइस जारी करेगा तो उसमें हम परसेंटेज कैसे काटेंगे सर? इनवॉइस जारी करेगा, परसेंटेज कैसे काटेंगे मतलब? वो बिल ऑफ सप्लाई जारी करेगा सर, तो उसमें टैक्स तो अलग से चार्ज नहीं होगा सर ना, तो उसका हम क्या टीडीएस 1-1% एक काट लें सर उसका? टोटल पे 1% काटेंगे, 2% टोटल पे 1% SGST, 1% CGST। ऐसा जो टोटल दे रहा है उसका हम 1% निकाल लें, 1% निकालें। और क्या, अगर उसने टोटल सप्लाई जो है बिल ऑफ सप्लाई जारी की आपको 1 लाख की, तो 1000 रुपए वो और 1000 रुपए वो, 2000 रुपए काट करके उसके GSTR 7 में भर दो, वो उसके कैश लेजर में पहुंच जाएंगे, वो उसको यूटिलाइज कर लेगा, वो अपना लायबिलिटी उससे कर लेगा। और बाकी रिफंड भी देगा सर उसका तो 1%? हाँ, रिफंड भी बन सकता है उसका, रिफंड भी ले लेगा अगर रिफंड बनता होगा तो। ओके सर, या आगे एडजस्ट कर लेगा सर। हाँ, वो कह तो रहे हैं हम, कुछ भी कर सकता है वो, उसके कैश लेजर में पहुंच जाएगा। हाँ, अनाउंसमेंट कुछ करना चाह रहे हैं, बताइए। अनाउंसमेंट ये वैसे तो मैंने ग्रुप पर डाल दिया कि जो नए मेंबर हैं या जो पुराने भी हैं, अगले संडे से पहले अपनी फीस अगर सबमिट कर देंगे तो। नहीं, ऐसा है कि जो पुराने मेंबर हैं उनसे, क्योंकि पुराने रजिस्ट्रेशन वालों पे विश्वास है, नए रजिस्ट्रेशन वालों को GST अभी ITC नहीं दे रहा है, तो इसलिए जिनके जो नए मेंबर्स हमारे जुड़े हैं वो कृपया संडे से पहले पेमेंट कर दें।
हाँ, नया अमेंडमेंट नया बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल। के लिए आ भी रहा साहब। हाँ, नए रजिस्ट्रेशन के लिए विश्वास देखना पड़ता। नहीं, ये तो वैट में भी था, सेंटर उसमें भी था, सेल्स टैक्स में भी, कि जिनका हम नया रजिस्ट्रेशन देते थे उस पर नजर रखते थे 1 साल तक, नहीं सही है साहब। और जब उस पर विश्वास हो जाता था फिर ठीक है, फिर कोई बात ही नहीं। चलिए, आज की क्लास कैसी रही रमन अग्रवाल जी बताएंगे। बहुत बढ़िया सर। और बाबर अली जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा सर। चलिए, इसके अलावा भी आपके को क्वेश्चन है तो रात को 8 से 9 पूछ सकते हैं, और आज ग्रुप पे भी मुद्दों पे बात करनी है तो करेंगे उस पे 8 से 9 के बीच में। जी, आज की क्लास फुल क्लास रही साहब आज। चलिए व्हाट्सएप ग्रुप पर डालिएगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार सर। प्रणाम। नमस्कार। नमस्ते।